1 ट्रिलियन या 1 खरब डॉलर कितने होते हैं? पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस वक्त किस मुकाम पे खड़ा है? आपको पता होगा कि आप न्यूज़ वगैरह देखी है तो अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है उस दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं आईपीओ वगैरह को उन्होंने आगाज़ कर दिया या इसको लॉन्च किया है। आज एक बताने में कोशिश करूँगा आईपीओ क्या चीज़ें होती है, 1 बिलियन डॉलर की 1 ट्रिलियन डॉलर की क्या आप कह सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस वक्त उसके मुकाबले में कहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि आईपीओ की चीज़ होती है। जो जो इलॉन मस्क ने जो स्पेस एक्स को लॉन्च वगैरह किया और उसको कहते हैं जो जो उसके शेयर इशू किए हैं, जब फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह इशू करते हैं उसको आईपीओ कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको बताने की कोशिश करूँगा ये आईपीओ जो होता है जो शेयर वगैरह इशू करते हैं वो क्या होता है। फ़र्ज़ कर लेंगे मेरे पास एक चीज़ है, मैंने कोई चीज़ ईजाद वगैरह की है, जैसे ये फ़र्ज़ कर लें मेरे पास है ये माइक्रोफोन या कह सकते हैं जो भी है। तो इसको मैंने अपनी सरमाए के ज़रिए एक प्राइवेट कंपनी बनाकर उसको मैंने बेचना शुरू किया, उसको सेल करना शुरू किया और ओवरऑल लोगों को चीज़ बहुत पसंद आई। एक नई टेक्नोलॉजी है और ये एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने मशहूर हो गई है और इसकी सेल बढ़ती जा रही है। अब सेल इस मकाम पे पहुंच गया कि मैंने इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए मुझे सरमाए की ज़रूरत होगी क्योंकि पहले मेरा अपना सरमाया था। ओवरऑल इसके अंदर कई लेयर्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत सरमाए की ज़रूरत है। इसको मैं वर्ल्ड वाइड और ग्लोबलाइज ऐसे ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पर ले जाना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे सरमाए की ज़रूरत होगी। जो सरमाया मुझे चाहिए होगा उसके लिए मैं शेयर इशू करूँगा, यानी अपनी कंपनी में से को शेयर इशू करूँगा। आप मेरी कंपनी के शेयर लें, उसमें आपको प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आप प्रॉफिट लेंगे। जब ये सारा फैसला कर लेता हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैं शेयर को इशू करूँगा मैं पब्लिक के लिए, उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो यही स्पेस एक्स के साथ हुआ है। जो इलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी थे उसने उसको ऐसे आईपीओ इशू किया और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको शेयर को इन्होंने इशू किया। अब इसको ये कितनी बड़ी वैल्यू के ऊपर हुआ है, इसके टोटल जो जो कल उन्होंने इसको जो शेयर वैल्यू को जो शेयर इशू किए हैं, इसके पहले जो शेयर जो था उसको जो स्टार्ट हुए $150 से, वहाँ से 100 जो पीक पे गया $176 पर शेयर के हिसाब से। उसकी आप कैलकुलेशन अपने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी रुपीज़ में आप कर सकते हैं। जो क्लोज़ हुए वो $161 के ऊपर हुए। इस वक्त जो जो स्पेस एक्स की कंपनी है उसकी जो वैल्यू है, जो कल शेयर जो सेल वगैरह हुए हैं वो $2.1 ट्रिलियन यानी 2.1 खरब डॉलर जो ये ओवरऑल वैल्यू जो है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया कैसे पहले प्राइवेट कंपनी होती है, जो पहले इलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी थी, जैसे आप भी ऐसे कर सकते हैं। जब फिर आप उसके बाद जब शेयर ऑफर करते हैं, फिर इसकी जो कंपनी की जो वैल्यू होती है वो जितने शेयर बाय होते हैं और ओवरऑल उसके ऊपर फिर बेस करती होती है। तो ऐसे होता है। अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो अब इलॉन मस्क की जो अपनी जो वैल्यू है वो $1 ट्रिलियन पे पहुँच गई, यानी एक उसके नेट वर्थ जिसे आप कह सकते हैं। अब $1 ट्रिलियन कितने होते हैं? वैसे वो दुनिया की तारीख का पहला बंदा बन गया जिसने जो $1 ट्रिलियन की जो एक नफसियाती हद जो होती है उस पर पहुँच गया। अब $1 ट्रिलियन का मतलब ये नहीं है कि $1 ट्रिलियन जो है उसके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं और जो जब मर्जी चाहे इसको कैश कर सकता है और खर्च कर सकता है, ऐसे बात नहीं है। वो वैल्यू के ऊपर शेयर वैल्यू जो होती हैं, जो अपने जो कंपनी की जो शेयर ऑफर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। अब $1 ट्रिलियन होते कितने हैं? $1 ट्रिलियन जो होते हैं वो आपको ऐसा कर सकते हैं कि एक आसान, वैसे इसके अंदर 12 ज़ीरो आते हैं आपके एक उसके आगे 12 ज़ीरो आते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं कितनी ज़्यादा रकम होती है। ये इतने पैसे हैं कि अगर इलॉन मस्क जो है एवरी सिंगल डे $1 मिलियन को खर्च करे, यानी $1 मिलियन हर रोज़ खर्च करे, तो उसको 2740 साल लगेंगे, यानी 2740 ईयर्स लगेंगे इसको खर्च करने के लिए। उसके आगे बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि अगर आप हर साल अगर आप 100,000 यानी $1,00,000 कमाएं तो आपको 10 मिलियन ईयर्स लगेंगे $1 ट्रिलियन कमाने के लिए। तो तकरीबन आप कह सकते हैं आपको 1 करोड़ साल लगेगा, अगर मैं गलत कैलकुलेशन नहीं कर रहा तो, यानी $1 ट्रिलियन कमाने के लिए, यानी आप अपनी लाइफ टाइम में तो नहीं कमा सकते। ये ऐसे है। दूसरी, अगर यही पैसे जो हैं अगर आप इसको कैश की सूरत में रख लिया जाए, सारे पैसों को कैश में कन्वर्ट करिए और आपको कहा जाए आप गिने, तो आप अपनी लाइफ टाइम में अपनी एक ज़िंदगी में ये सारे पैसे जो हैं इनको नहीं गिन सकते। उसके अलावा इसकी जो वैल्यू जो आप इसकी ओवरऑल वैल्यू को अगर आप कंपेयर करना चाहें किसी कंट्री के साथ, तो इसकी इलॉन मस्क की जो वैल्यू जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं सऊदी अरब की जो टोटल जीडीपी है, फिर स्विट्ज़रलैंड की जीडीपी जो है, हॉलैंड की है, पाकिस्तान की जीडीपी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा। अब जीडीपी क्या चीज़ होती है मैं पहले बता चुका हूँ, मैं मेरी इलादा वीडियो मौजूद, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा मुझसे बताता हूँ, ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कोई भी आसान ज़बान के अंदर कोई भी कंट्री जो होता है वो जितनी भी प्रोडक्ट सर्विसेज जो होती हैं उसको सेल करके जो पैसे बनाता है ना, कोई भी कंट्री जो होता है वो उसकी जीडीपी होती है। यानी आप कैसे पूरे कंट्री की जीडीपी से एक बंदे की जो है वो इनकम जो है, जो उसकी जो वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। अगर फ़र्ज़ कर लें इलॉन मस्क जो है कोई दुनिया का मुल्क होता
तो कितना बड़ा मुल्क होता है, यानी अमीर, कितना अमीर मुल्क होता है, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 195 कंट्रीज़ यानी 195 मुल्क हैं। अगर इलॉन मस्क भी एक कंट्री होता तो अब वो तकरीबन 18 पे या नंबर 20 पे होता दुनिया का अमीर तरीन मुल्क। आप यहाँ अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा मुल्क है। अब स्पेस एक्स की वैल्यू जो है, स्पेस एक्स जो उन्होंने लॉन्च किया, शेयर इशू किए हैं, अब इसके अंदर 4 कंपनीज आ जाती हैं। उसने सबको मर्ज किया, उसको लॉन्च कर दिया। अब उसके अंदर क्या आती है, मैं छोटे मुख्तलिफ बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर है रॉकेट कंपनी जो है, यानी ये स्पेस में जो रॉकेट वगैरह भेजता है। पहले ओवरऑल नासा वगैरह भेजते थे, लेकिन ओवरऑल पर्सनली तौर पे इसने इसको ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसने पर्सनली तौर पर इसके ऊपर लेके आया और रॉक स्पेस में डिफरेंट सियारों के अंदर जो डिफरेंट प्लानट्स हैं उसमें इसके रॉकेट्स वगैरह जाएंगे रिसर्च के लिए और कई चीज़ों के लिए। तो एक तो वो चीज़ है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है टारगेट ये है कि ह्यूमन बीइंग को, आम बंदों को जाके चांद पे दूसरे सियारों पर ले जाया जाए, वो एक वो डिस्कवर कर सके। ये उसका अल्टीमेट गोल है। जो पहले एक ड्रीम होता था, नील आर्मस्ट्रांग जो जब पहला बंदा जो चांद पे या मून पे गया था, वो कहता ये सब पॉसिबल नहीं, ये सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा नहीं, उसने गलत सोचा, उसने उसको उसने उसको गलत कर दिखाया। दूसरी कंपनी जो स्पेस एक्स के अंदर आती है वो इसकी इंटरनेट कंपनी जो स्टारलिंक है। स्टारलिंक जो है, जैसे आप इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रॉडबैंड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, केबल के जरिए जो आता है, आप कंपनी आती है, आपको सारी केबल का कनेक्शन देती है। लेकिन स्टारलिंक ने वो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो सारा ऊपर सैटेलाइट बेस्ड है। आप छोटी सी इक्विपमेंट लेके आते हैं, वायर रख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली उससे सिग्नल लेती है और आपका ब्रॉडबैंड स्पीड आती है जो आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन केबल का मसला ख़त्म कर दिया। उससे फ़ायदा जो है, कई रिमोट एरियाज होती हैं, वहाँ पे केबल ले जाना, जैसे अफ्रीका के एरिया हैं, कई आप विलेजेस में, गाँव में रहते हैं, किसी मुल्क में रहते हों, जिस तरह यूक्रेन रशिया की वॉर भी हो रही है, वहाँ पर जाकर बड़ा मुश्किल होता है। कई दफ़ा उनकी केबल काट दी जाती है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती। तो स्टारलिंक ने वो सारा मसला खत्म कर दिया और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और फिर कई दफ़ा प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट जो होता है बड़ा महंगा होता है, उसने उसको ख़त्म कर दिया। उस पर कई एयरलाइन जो से एग्रीमेंट कर रही हैं कुछ कि आप बैठे होंगे, पैसे अभी भी मौजूद है, लेकिन उससे और फास्ट तरीके से और ज़्यादा सस्ता होगा जब वो स्टारलिंक से एयरलाइन जिस पर आप प्लेन में सफ़र कर रहे होंगे कनेक्ट कर लेंगे, आप डायरेक्ट जाके अपना इंटरनेट वहाँ से आसानी से सस्ता इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसने बड़े रेवोल्यूशनरी तौर पे लेके आया। फिर AI कंपनी जो तो एक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर्मेट ट्विटर है, उसमें ग्रोक है, जिस तरह चैट GPT है और डीप सीक है और डिफरेंट है, इसके अंदर ग्रोक इसका AI मॉडल है। तो ये भी इसके अंदर है। फिर एक्स जो है, जो फॉर्मेट ट्विटर था, ये तो उसका भी इसके साथ शामिल कर दिया। 4 कंपनियों को मिलाकर इसने उसके शेयर जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो की है, तो वो सारे जो शेयर एक ही कंपनी के अंदर मर्ज हुए हैं, तो उसको स्पेस एक्स का नाम दिया गया। तो ओवरऑल मैंने बताने की सादा ज़ुबान में कोशिश की है ताकि आप तक ये बात पहुँचे कि मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तो ये मेरी कोशिश थी कि आप समझ सकें कि ओवरऑल कि इसकी वैल्यू क्या है और कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की होती है ये है। अब इसको थोड़ा मैं मुख्तसर से आगे रखना चाहता हूँ कि इसको अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान, हिंदुस्तान के साथ, हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ, तो हम किस मुकाम पे खड़े हैं। वो कई चीज़ें होती हैं, मैं कई दफ़ा बाकी मेरी आप चेक करें तो मैं कई दफ़ा बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार कई दफ़ा मुझे बयान इसलिए करनी पड़ती हैं ताकि रेफरेंस के लिए। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान की बात करें, आप देखें हिंदुस्तान की आबादी जो है 1.48 बिलियन यानी बिलियन है, यानी 1 अरब 48 करोड़ की आबादी है जो बढ़ती जा रही है। अगर उसकी आबादी को थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो अफ्रीका जो है, पूरा इतना बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बड़े आज़म है, उसकी आबादी जो है 1.6 बिलियन है, यानी 1 अरब 60 करोड़ है, यानी तकरीबन आप कहते हैं 12 करोड़ बंदे ज़्यादा हैं वहाँ पे, और इतने ज़्यादा बंदे इंडिया में हैं। अब इंडिया से क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा जो इंडिया के अपने बंदे पूछते हैं कि इंडिया ने दुनिया को क्या दिया। आप सवाल करें, एक पॉपुलेशन दी है, एक पोल्यूशन दी है, एक बहुत ज़्यादा आबादी दी है और सबसे ज़्यादा आलूदगी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदगी वहाँ पे है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब इंसान भी इंडिया के अंदर है, 25 करोड़ से भी ज़्यादा 250 मिलियन प्लस बंदे जो हैं इंडिया के अंदर पोर हैं, ये गरीब है वहाँ के अंदर। आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई मामला हैं और सो कॉल्ड आप देख सकते हैं इंडिया के जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानी है, वो क्या आप देख लें, उनकी वीडियो कई ऑनलाइन मौजूद होती हैं जिसमें जाकर पूजा कर रहे हैं, शोबाजी के लिए भगवान के सामने जा कर रहे हैं। फिर इंडिया वाले जैसे मुल्क में जहाँ मंदिर मौजूद हैं, जहाँ लोग अपने पासपोर्ट लेके जाते हैं, उससे ज़्यादा वीडियो मेरी मौजूद है, आप चेक के मेरे टिकटॉक पे बाकी प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे आ जाएगी, पासपोर्ट दिखाते हैं उनका US का वीज़ा लग जाए, ये दिया है। अब यहाँ इन्वेंशन कोई नहीं हो रही, वहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है इंडिया के अंदर और वहाँ के अंदर। जो इंडिया के अंदर आम बंदे के अंदर आप देख सकते हैं, मुंबई के अंदर ही एक अंबानी का बिलियन सा घर है, तो और दूसरी वहाँ दुनिया के साथ बड़ा स्लम भी है। तो ये इंडिया ने दिया है, वहाँ पे कोई इन्वेंशन नहीं हो रही वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इंडिया का तुमको रहना नहीं चाहता। मैं बार ये कह चुका हूँ कि अमेरिका में जब मैक्सिको के जो बॉर्डर के जरिए जो लोग क्रॉस करते हैं गैर कानूनी तौर पर इलीगल, मैक्सिकन के बाद इंडियंस हैं जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं,
अमेरिका की, ये दी है इंडिया ने, कोई इन्वेंशन नहीं दे रहे। अब इंडिया के बंदे बाहर जाकर काम तो बहुत करते हैं, जैसे सुंदर पिचाई है, सत्य नदेला है, सुंदर पिचाई जो गूगल का बॉस है, वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी इन्वेंशन कोई नहीं है। या को उन्होंने दुनिया को कोई बात नहीं दी। अगर इंडिया को अक्सर बात करते चौथी बड़ी इकॉनमी, अब तब छठी पे आ गए हैं, लेकिन उसका आम बंदे को फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जाके आम बंदा वहाँ घुटने का शिकार है, वहाँ पे उनको कोई उनकी पे में नहीं, इसलिए इंडिया में कोई रहना नहीं चाहता। इंडिया का अपना क्रिकेट का कैप्टन जो है विराट कोहली, वो भी लंदन में है। सारे बिग बिग स्टार चेक कर सकते हैं सब, अब बॉलीवुड चेक कर सकते हैं। इंडिया के ओवरऑल जो है ना, देखना हो ना इंडिया के काम पे खड़ा, बॉलीवुड चेक कर लें। वो लास्ट 30-40 ईयर से सेम ही हीरो हैं, सिमिलर काइंड की स्टोरियाँ, वो सिमिलर काइंड ऑफ अब जो आप बुलशिट देख रहे होते हैं उनकी बॉलीवुड के अंदर, कोई चक्कर नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि होती क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा मूवी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ बन रही है, क्वालिटी कोई नहीं है। यानी आज तक की हिस्ट्री के अंदर इंडिया की कोई मूवी जो है बॉलीवुड की ऑस्कर विन नहीं कर सकी। ये सिंपल सी दिखाने के लिए बहुत, बाकी चीज़ों में छोड़ ही दें। तो इसलिए आप इंडिया को ओवरऑल, अब आप लोग कहेंगे तुम इंडिया से हेट करते हो, ऐसी बात नहीं भाई ना। आप मेरी बारी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने इंडिया की जो अच्छी चीज़ों पर उस पर तारीफ भी करता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मजहबी लिहाज से अब तो वो मामला वही बदलते जा रहे हैं ओवरऑल। अगर इंडियंस ने इसको पाकिस्तान से कंपेयर करना तो भाई ना आप जीत चुके हुए हैं, लेकिन अगर आपने आपको सुपर पावर करना तो फिर आप चाइना से कंपेयर करनी, तो आप बहुत दूर हैं, आपके बंदे आप नहीं कभी कर सकते। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मसला जो है वो मज़हब की जो है ना, वो उसकी बेतरेक इस्तेमाल है। हम हर साल बड़े प्राउड कहते हैं हमने 10 मिलियन जी हाफ़ पैदा कर दिए। वो हाफ़ किस काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इन्वेंशन कर रहे हैं, मुल्क के लिए क्या दे रहे हैं। अब देखा जाए मुल्क में कारोबार किस्म के, हमारे कारोबारी हजरात जो वो किस किस्म के हैं, वो देख लें, वो हैं मलिक रियाज जैसे। अब देख लें वो क्या है कि जाके जो कब्ज़ा माफिया प्रॉपर्टी पाकिस्तान में काम कौन सा हो रहा है, एक मजहबी काम, मौलवी बन जाओ, अब डिफरेंट पगे में रख के आके जो बुलशिट जो ठेके से कहानी सुनाई जाओ वो बातें करो, या मलिक रियाज की तरह या और बाकी लोगों की तरह प्लाट खरीदो, प्लाटों की बस सेल परचेज़ करो, बस यही करते रहो। बस बेचा सेल कर दिया मलिक रियाज कुछ लोग बन गए जाके, और वो जो हाउसिंग सोसाइटी जिस तरह जो है कहते हैं बहरिया टाउन जिसे बना दिया 2 नंबर टिक्के से, वहाँ लोगों को जो हाल हो रहा है पता ही है आपको। और वहाँ मस्जिद बना दो, मस्जिद बना के समझ लो मैंने बड़ा काम कर दिया लोगों को दिखावे के लिए, और स्टैब्लिशमेंट से अच्छा ताल्लुक रखो। ये है पाकिस्तान के बिजनेस। इसलिए इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी आबादी है, मज़हब के नाम पे हमने बड़े हम पता मिलते हैं हमारे पास दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन मौजूद है, जन्नत में हमने जाना है, और दुनिया को एक भी चीज़ हमने नहीं दी। हाँ, अपने गवर्नमेंट चेक कर लें, अपनी मस्जिदों में चेक कर लें, मज़ारों में चेक कर लें, जहाँ मर्जी चेक कर लें, सब की सब चीज़ें जिनको आप काफर कहते हैं, जिनको कहते हैं दोस्त में जान, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। खाना काबा में मदीना की जो मस्जिदें हैं, मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ भी वही सारी काफरों की बनी चीज़ें, लाइटें से लेकर पंखे, एयर कंडीशन, हर चीज़ उन्हीं की है। चाइना जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, उनकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं भाईजान, उनकी जानवर पर नमाज़ें पढ़ते हैं आप। बात सिर्फ इतनी सी है। इसी बात को मैं थोड़ा एलेबोरेट करूँ बाकी मुसलमान ममालिक के साथ। आप अलजेरिया को चेक करें, अलजेरिया ने वहाँ पे जो मुस्लिम ममालिक है नॉर्थ अफ्रीका का, उन्होंने मस्जिद बनाई है, $850 मिलियन लगाए हैं। उस चाइना से बनवाई है, ज़्यादा कर सकते हैं, ये आयरनी चेक करें कि इंडिया से वहाँ बनवाई है, चाइना से। मजदूर भी चाइनीज़ अपने लेके आए हैं, और लोकल मजदूर भी उनको एतबार नहीं था, उनको इस्तेमाल नहीं किए। यानी मस्जिद में बनाई है उनसे जो जो ना अल्लाह को मानते हैं, अगर सोचे मानते हैं वहाँ बातें करेंगे। वही मस्जिद के पैसे जो हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी में लग सकते नहीं लग सकते, लेकिन प्रायोरिटीज़ नहीं है। वो शुरू से ऐसी है कि मज़हब के नाम पे लोगों को कंट्रोल करना आसान है ज़रा, इस वजह देखते हैं वो हेट ही हेट है बस। वो यहूदियाँ जितने, अमेरिका जितने, उनकी वीज़ा लेने के लिए सारा कुछ उन्हीं, जिनको काफिर कही जाते हैं उन्हीं का वीज़ा लेने के लिए वो कुरान के पढ़ के दुआएं मांग रहे होते हैं। इसी पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लें भाई, मज़हब के नाम पे दुनिया की तारीख में आज तक किसी मुल्क ने, किसी कौम ने, किसी ने आज तक नहीं की। वो कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म है, वही इस्तेमाल हो रहा है आपके सामने। आप पाकिस्तान के सारे हालात चेक कर सकते हैं, गरीब है को वहाँ रहना नहीं चाहता, अमीर से लेके हमारे अब सरकारी मुलाजिम जो ब्यूरोक्रेसी जो है, आम बंदे डकी लगे बाहर आता है, जिसका जहाँ दाल लगता है वहाँ निकलने की कोशिश करता है। और वहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बंदे को बुलाया जाता है, जो आकर ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका से बंदों से 50,000 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और कहता है ये औरत की हुक्मरानी जायज़ भी नहीं है, और पाकिस्तान में औरत की हुक्मरानी भी है। अब कितना बड़ा कंट्रास्ट है, उसको सरकारी मुलाजिम में बुलाया हुआ है, ये भी रेफरेंस के तौर पे है। और रोज़ हमारे उलमा हज़रात आके जो सो कॉल्ड हैं, झूठे किस्से कहानी सुना रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काफिरों को कही यार हमने जन्नत में चले जाना है, और सारे अपनी इनका रहन स्टाइल चेक करें, इनका आवर चेक करें तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरों को कहते हैं ये बीमार हो, ऐत पढ़ लो तो आप अस्पताल में जाते हैं, कनाडा जगह इलाज कराते हैं, लोगों को खूनों के झूठे के सुनाई जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठ कर चाहूँ ना तो अगले पर 5 घंटे बोलता रहूँ मैं, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि मुझे ये पता कि मेरे बोलने को चेंज कोई नहीं आना, और मैंने वाले कह दिया कि मैं को चेंज करने बैठा हुआ, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, आज है यूट्यूब है, कल मेरा वीडियो या यूट्यूब बंद हो जाए तो क्या चेंज ऐसे नहीं आता होता। चेंज अब पहले भी जाकर देख लें, चेंज जो होता है वो हमेशा जो बंदे पावर में होते हैं ओवरऑल वो चेंज लेके आते हैं। आम बंदे से बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत है लोगों को थोड़ा शॉर्ट मिलता है, अदरवाइज ओवरऑल से चेंज नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ होता है कि क्योंकि जब
हम हमारे पास एक फैसिलिटी मौजूद है। दुनिया की जितनी तरक्की 25 साल के लास्ट 25 साल में हुई ना, ऐसी तरक्की दुनिया की पूरी तारीख एक तरफ और लास्ट 20-25 ईयर का प्रोग्रेस जितनी हुई है, तरक्की हुई है, वो एक तरफ है। अब आपके पास एक टूल मौजूद है जहाँ हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। पहले ये भी मौजूद नहीं था। इसमें मिला था वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये बात है, अभी आपका मौका है, आप दिल की बात कर सकते हैं। कम से कम एक ऐसे इंसान जब यहाँ पे आते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आपको चांस मिला, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। दिल की बातें वैसे रोज़ ही हो रही होती है पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो इंडिया के अंदर भी हो रहा है भाईजान, जहाँ पे वो वहाँ दिल की बातें नहीं हो रही। वो जहाँ काफर करते हैं वो डॉलर कमाने के लिए, फॉलोअर्स का, लाइक्स के लिए जो कुछ हो रहा है ना, फिर मेरा दिल में कहा था लम्बी कर गया, फिर तो कर गया मुझे शुरू हो गया। तो मैं लम्बी नहीं करना चाहता, मेरे मकसद फिर आपको ये था, आप कंपैरिजन कर लें। अब सोलह पता है कि ओ ये मादी है जी, आज सब कुछ अच्छा रहा, जिन बड़ी पैसे कमा ले, जिन्हें चाहिए जाना। अगर यही बात भी आप मान ली जाए, तो फिर आप ये रोज़ जाकर यहाँ मस्जिदों में लौंडेबाजी होती है, जाकर 2 नंबर तरीके से हर चीज़ 2 नंबर बिक रही है, वो फिर क्यों हो रहा है? फिर जो फैसिलिटियाँ इस्तेमाल करते हो, सब चीज़ें ना इस्तेमाल करो, जाकर जंगल में चले जाओ। फिर ऊँट पे जाया करो हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। फिर एयर कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया करो, फ्रिज भी इस्तेमाल नहीं किया, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया करो, अपनी चीज़ें बनाओ। फिर उनकी चीज़ें इस्तेमाल ना करो। ये वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, याद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उंगलियाँ निकालते हैं। ये गरीब माइंडसेट जो होता है, गरीब गुरबा माइंडसेट होता है, निचले दर्जे का, ऊपर से मजहबी रंग छाया हुआ है, वो सब मिला के फिर बंदा ऐसी बातें कर सकता है। इसी वजह देख लें, अब अपनी पिछली तारीख उठाकर देख लें, और आने वाली तारीख में ऐसा ही चक्कर ही होगा, अगर हमारे आने वाले जो ताकतवर हजरात ने इस बात को सोचा ना। तो इसलिए अगर हमने आगे बढ़ना है, हमें भी इन्वेंटर देने पड़े, इन्वेंशन। जैसे पाकिस्तान में ना डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या वजह होने के बावजूद भी है वो कुछ इन्वेंट नहीं होती। मैं फाइनली तो ये कहूँगा इसलिए नहीं होती कि जो डॉक्टर भी, इंजीनियर जो एजुकेशन भी ले रहा है ना, वो उस पर यकीन नहीं कर रहा, जो पढ़ रहा है वो सिर्फ पढ़ रहा है, वो जा रहा है, वो एक तरह का रोबोट की तरह जा रहा है। वो कहता है मैं डॉक्टर बन जाएगा, मेरी तरह अच्छी लग जाएगी, मेरा चंगा रिश्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे बाद वीज़ा आराम लग जाएगा। वो इस चक्कर में पढ़ रहा है, वो यकीन नहीं कर रहा। वो ये भी कह रहा है ये काफिरों की दी हुई है, ये हमारे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वजह है, बॉटम लाइन ये है जिससे हम तरक्की नहीं कर पाते भाईजान। हम कोई इन्वेंशन लेके आते हैं, हमारे इन्वेंटर कोई नहीं है, ये वजह सबसे बड़ी है। ये अगर आप समझना चाहें समझ सकते हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में, इन चीज़ों में आगे आना पड़ेगा। और कौम को, हमें, आवाम को फ़िलासफ़ी, कल्चर, इन चीज़ों में, आर्ट में लेके आना पड़ेगा, ताकि वो जान सके पूरी दुनिया में क्या होता है। अदरवाइज़ फिर यही होगा, मेरे जैसे कई आए थे कई गए, ऐसी बातें होती रहेंगी। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, इस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।